दोस्तों, चंद ही लम्हों में हम लाइव हुआ चाहते हैं। हमारी घड़ी ने 10:30 बजाए, यहाँ टाइमिंग चेंज हो गई है और ये फॉल का टाइम है। और मगर हिंदुस्तान में इस वक्त सुबह रात के यानी 9 बजे चाहते हैं। आपकी घड़ियां वही हैं, मगर हमारे यहाँ घड़ी में टाइम चेंज किया गया है। और लीजिए साहब, हम लाइव हो गए। रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक मुजमहिल सी मगर पुरसकून सुबह है। 3 डिग्री की खुनकी पिछले हफ्ते की बारिशों ने दरख्तों को धो डाला है। पत्ते गिर चुके हैं। मौसम मुकम्मल खिजा का है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज एक बहुत ख़ास तारीख है और ख़ास मेहमान भी हमारे साथ हैं। आज 11 नवंबर है, जो कि मौलाना आज़ाद की बरसी भी है और नेशनल एजुकेशन डे भी है आज का दिन। साथ ही साथ दिवाली का मौसम है। दिवाली की नेकी के दिए रोशनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी पीछे से आपको पटाखों की भी आवाज आएगी। और सबों को दिवाली की शुभकामनाएं। मगर इन सब से बढ़कर 11/11 जो है, 11/11, ये एक बहुत ही खास हिंसा है जो कि न्यूमेरिकल उसमें जो है, ये नंबर अमन, आतशी और मोहब्बत का संदेशा लेकर आता है। खुदा करे दुनिया में अब अमन और सलामती आ जाए, गजा का मतला साफ हो, उन पर गैब से मदद आ जाए और मामला उनके लिए उनके फेवर में हो जाए। हम सबों की दुआएं आपकी और हमारी उन मासूम बच्चों के साथ हैं। तो आज आपकी मुलाकात एक खुश ख्याल, खुश जमाल अंग्रेजी के नॉवलिस्ट से हुआ चाहती है। हमारा प्रोग्राम उर्दू का है, मगर अक्सर हम इंग्लिश राइटर्स को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आज मेरी खुशबख्ती है कि एक बहुत अच्छे मेहमान से आपकी मुलाकात हुआ चाहती है, जो अपनी पहचान अदब में बना चुके हैं। मोहतरम अब्दुल्ला खां साहिब पेशे से तो बैंकर हैं, देखने में खामोश लगते हैं, मगर मिजाजन एक सुलझे हुए कलमकार हैं। मशहूर नावल पटना ब्लूज के कामयाब मुसन्निफ हैं। इनका ताज़ा नावल जॉर्ज ऑरवेल के शहर मोतिहारी से ताल्लुक़ रखता है, अ मैन फ्रॉम मोतिहारी। इस पर तफसील से बात होगी। जॉर्ज ऑरवेल भी मेरा पसंदीदा राइटर है, मगर एनिमल फार्म का आइडिया जो है, बहुत से लोग नहीं मानते हों या नहीं माने, मगर मोहतरम ने फरीदुद्दीन अत्तार के लाजवाल शाहकार जो है मिनकतुत तैर, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड से मेरा ख्याल है लिया है। तो उस पर बात हम करेंगे। आइए, मोहतरम का इस्तकबाल अमरीका के कोहना मश्क शायर मजीद अख्तर भाई, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उनका एक ताज़ा शेर उन्होंने कल ही पोस्ट किया था, तो वो सुनते हैं कि बदल गया है मौसम तो यूं हुआ एक रोज, बदल गया है जो मौसम तो यूं हुआ एक रोज, खिजा ठहर गई खिड़की में मेरे दिल की तरह। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, 161st एपिसोड। अब्दुल्ला खान साहिब, आदाब, कैसे हैं हुजूर? मिजाज गरामी। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको भी और जितने भी देखने वाले व्यूवर्स हैं, सबको मेरा सलाम। वालेकुम बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब, इससे पहले कि हमारी गुफ्तगू आगे बढ़े, हम आपकी कुछ दिलचस्प तस्वीरें पहले शेयर करेंगे और उसके बारे में एक एक लाइन आप बताते भी जाएंगे कि भाई ये क्या है और कब की तस्वीर है। तो आइए शेयर करते हैं इसे। और जनाब,
खुश आमदीद जनाब। ओहो, ये हम लोग तस्वीर है जब मैं क्लास 12 का इम्तिहान दे रहा था, उस वक्त की तस्वीर है पटना में। ब्लैक एंड व्हाइट स्टूडियो में जाकर खिंचवाई जाती थी। हाँ, फेमस फोटो स्टूडियो डेफोडिल्स, सभी लोग वहाँ फोटो खिंचवाते थे। जी जी, बहुत अच्छी तस्वीर। ओहो जनाब, बताइए। ये मेरी शरीके हयात हैं, जिनकी वजह माशाल्लाह। से, जिनकी देख रेख में मैंने अपनी नावल को कंप्लीट किया। ये नहीं होती तो शायद मैं कभी अपनी किताब को मुकम्मल नहीं कर पाता। तो चलिए ये आपने मुंबई की तस्वीर है, ये मुंबई की तस्वीर है मेरे फ्लैट के बाहर। अच्छा, चलिए आपने ऑफिशियली एक्नॉलेज कर लिया आज, तो भाभी को अब कभी शिकायत नहीं होनी चाहिए साहब कि इस नॉवेल में उनका कितना हाथ है। नहीं गुड। नहीं, ऑफिशियली मैंने कई जगह दिया। मैंने पूरा आर्टिकल लिखा था एक रिलेशनशिप मैगजीन में, गुड। इसी पे था कि हाउ माय वाइफ हेल्प मी टू कंप्लीट माय नॉवेल। वाह। तो काफी बार नहीं साहब, हम लोग खुशकिस्मत हैं, हमारी बेगम उज़्मा दानिश भी हमारे साथ बहुत साथ साथ होती हैं, बहुत हेल्प करती हैं। वंडरफुल फोटो। मेरी दोनों बेटियां हैं। हाँ, बच्चों का नाम बताइए साहब। जी, सना है ये, और अयाना है, छोटी वाली माशाल्लाह, अयाना है, और बड़ी अच्छा, सना है। बहुत ये अच्छी थोड़ी तस्वीर। पुरानी तस्वीर है, अभी बड़ी हो गई है बच्चे बड़े हो गए। जी, जी। चलिए। ये कवर मुझे बहुत ये पसंद, जी बहुत जी, अच्छा। ये जब पहली बार पब्लिश हुआ था हार्ड बैक में, तो ये कवर था। जी जी, और बहुत। ये अनीस सलीम है, केरला के मशहूर नोवेलिस्ट हैं, उन्होंने इस हम्म कवर पे लिखा है। हम्म, वाह, इसका कवर भी ये बहुत नई अच्छा। किताब का कवर है, हाँ। हिंदुस्तान में पेंगुइन रैंडम हाउस ने पब्लिश किया है। हम्म। तो इंशाल्लाह थैंक। ये भी कई जबानों में शाया होगी। मराठी में ऑलरेडी ट्रांसलेशन शुरू हो गया है। ओके, गुड। जॉर्ज ऑरवेल ये साहब। जी जी, ये जॉर्ज ऑरवेल जो पैदाइश हुई थी, ये उस बंगलो के बाहर ये तख्ती हम्म, लगी है। तो वहां पे मैं गया था कि इस पे बात होगी भाई, इस पे जी जी, तफसील से बात होगी। वंडरफुल। हाँ। ये तेलुगु एडिशन, वाह। तेलुगु एडिशन का कवर। ये हिंदी का है, हिंदी मैंने खुद ही किया है। अच्छा, खुद के। ये कन्नड़ है, कन्नड़ में काफी काफी कामयाब रही है हाँ, नावल कन्नड़। तेलुगु वाले पढ़ते भी हैं बहुत, दे आर वेरी गुड। ये मलयालम है, मलयालम हाँ, बढ़िया। मलयालम एडिशन। ये मराठी है। वाह वाह। ये अरबी है। अरबी। ये मिस्र में पब्लिश हुआ है और पूरे मिडिल ईस्ट में हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ। वाह। ये तमिल है। तमिल, हाँ। ये हाँ, श्रीलंका के जाफना में काफी मशहूर हुई किताब, अच्छा, गुड। काफी मैसेजेस आते हो। बंगला। ये बांग्ला ये तो आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ। तो ये आरिफ नाम कैसे, ये हीरो के नाम? हाँ, उन्होंने, उनके पब्लिशर का ख्याल था कि रखे। मैंने कहा ठीक है। चलिए ठीक, हाँ, मगर अच्छा है कवर। ये पंजाबी है, गुरमुखी में। गुरमुखी। गुरमुखी मैं पढ़ सकता हूँ। अच्छा, वाह वाह। आई कैन रीड एंड राइट गुरमुखी। अरे वाह। ये हिंदू लिटरेचर फेस्टिवल के एक सेशन के दौरान, डिस्कशन के दौरान की तस्वीर गुड फोटो। है। ये भी इसमें ये बात होगी दरअसल साहब, बहुत अच्छा हाँ, है। हिंदू हाँ। अखबार में इंटरव्यू आया था, उसकी तस्वीर। वंडरफुल। ये भी अच्छी चीज है। ये रीडर डाइजेस्ट में मेरे नावल लिखने के जद्दोजहद पे पूरा हिस्से होगा। था। हाँ, इस पे भी बात होगी। अच्छा, ये हमारे दोस्त साहब यहाँ मौजूद हैं, जी देखिए। जी, ये जिया जब सलाम जिया साहब है, भाई। राइटर हाँ लेखिका। और ये प्रोफेसर किशोर नायर है, हाँ। ये इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है केरला यूनिवर्सिटी के कॉलेज। वाह वाह। नहीं, जिया भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। जी। जी, ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। तो हम लोग बात अब शुरू करते हैं। बहुत अच्छा, आपने
जबरदस्त सफर करवा दिया अपने लिटरेरी कॉन्केस्ट जितने आपने किया है उसका है सब। तो नॉर्मली ये बताइए हुजूर के आज तो माशाल्लाह आप बड़े संजीदा और बहुत कामयाब बैंकर भी हैं, राइटर भी हैं जी साहब। ये बताएं बचपन कितना शौक या कैसा संजीदा था, कहाँ गुजरा बचपन? बचपन मेरा ज्यादातर गुजरा मेरे गांव में, जो बिहार के उत्तरी हिस्से में, नेपाल के बॉर्डर पे, अच्छा। मोतिहारी से करीब 40-50 किलोमीटर दूर एक गांव है। हम्म। तो उस गांव में मेरी पैदाइश भी हुई और शुरुआती तालीम वहीं हुई। मैंने पहले मदरसा जाना शुरू किया। मदरसे के बाद फिर वहाँ पे उर्दू मीडियम स्कूल था, तो बिहार गवर्नमेंट का, वहाँ पे दाखिला हुआ। तो वहाँ पे मैंने साइंस, मैथ सब उर्दू मीडियम में पढ़ाई की। उसके बाद फिर पास के ही एक छोटे से कस्बे से 10वीं जमात पास की हिंदी मीडियम में। फिर दरभंगा चले गए, जहाँ अब्बा थे पोस्टेड बिहार मिलिट्री पुलिस में। तो हाँ, 11वीं जमात में थे, साइंस के स्टूडेंट थे, तो इंग्लिश मीडियम लेना ही था। उसके बाद फिर अब्बा का ट्रांसफर हो गया पटना। फिर बाकी की पढ़ाई MSc तक मैंने इल्म कीमिया में MSc किया। हाँ वो अच्छा है, इल्मी कीमिया। अच्छा अच्छा, वंडरफुल साहब। बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो गए आपके परस्तार। तो हम सबसे पहला मैसेज आपको सुनाते हैं। हम आप अभी याद भी उनको कर रहे थे, डॉक्टर आसिया कबीर साहिबा। और डॉक्टर आसिया कबीर साइकेट्रिस्ट हैं, न्यूयॉर्क से देख रही हैं, आपको आदाब कह रही हैं। ये बहुत ही फर्क से ये भी लिखा हुआ ब्रैकेट में कि फ्रॉम न्यूयॉर्क बट फ्रॉम पटना साहब। और डॉक्टर आसिया कबीर हमारी से रिश्तेदारी मेरी अलीग की है, क्योंकि ये भी अलीगढ़ की हैं, अलीगढ़ से इन्होंने पढ़ा हुआ है। और बहुत ही अच्छी, बहुत ही फाल एक सेक्रेटरी भी हैं अलुमनाई की। सालिया रशीद साहिबा जो हैं, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अरबिक की हेड है, और ये आपको सलाम कह रही हैं, इलाहाबाद से देख रही हैं। और जी साहब, हमारी बेगम साहिबा उज़मा दानिश भी आपको आदाब कह रही हैं, ऊपर की मंजिल में बैठी देख रही हैं। आदाब आदाब। और आमिर फारूकी भाई ग्वालियर के हैं, बड़े अच्छे शायर हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं। आमिर फारूकी भाई भी आपको सलाम कह रहे हैं। और देखिए सरहद पार से वगैरह भी सलाम आ गया कि राना शेरोज आलम हमारे बड़े अच्छे यंग दोस्त हैं, और लाहौर से आपको सलाम कह रहे हैं। उस्माना जमाल साहिबा हमारी अच्छी राइटर हैं बहुत, और नॉवेलिस्ट भी हैं, और इनकी शेर किताबें आ चुकी हैं इनकी। उस्माना जमाल साहिबा US फिनिक्स से देख रही हैं, आपको सलाम कह रही हैं। तो जैसे ऐसे दोस्त आते जाएंगे मैं आपको बताऊंगा। तो आपने फैमिली, ये बचपन तो आपने बताया, पढ़ाई का तो आपने बता दिया, ये नहीं बताया कि आप कितने शरीर थे ये नहीं, शुरू से थोड़ा मतलब संजीदा। बाकी बच्चों के मुकाबले संजीदा थे। अच्छा, और संजीदा थे। अच्छा काफी मतलब कोई नाइंसाफी करता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था। अच्छा। मतलब दूसरी जमात से तीसरी जमात से मैं जिस बच्चे के साथ जबरदस्ती करते थे या बुली करते थे तो मैं उसकी साइड हो जाता था। अरे कई वाह। बार मैं उस चक्कर में पिट भी गया, बट अपनी अच्छा आदत सुधरी नहीं। तो अच्छा। हाँ, मेरे कई बार लोग कहते थे कि क्यों और बच्चों की तरह और बच्चों की तरह छलफान क्यों नहीं करते? नहीं हाँ। करता था, ऐसा नहीं था। अपने हिस्से की शरारतें भी की हैं, लेकिन अच्छा। बाकी मेरे कजिन्स वगैरह थे उनके मुकाबले थोड़ा कम। कम था। तो वो कन्विंस भी करते थे कई बार। जैसे एक बार कहीं से फल चोरी करना था, तो उन्होंने मुझे समझा दिया कि फल चोरी करने में गुनाह नहीं होता, पैसे चोरी करो सामान। और उन्होंने एक कैसी हदीस में मैंने पढ़ा है, उन्होंने समझा दिया। मैं भी छोटा था, मैं भी मान गया और चला गया उनके साथ। तो ऐसी चीजें भी हुई। अच्छा अच्छा। हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं अदनान मिर्जा। तो अदनान मिर्जा भी आपको सलाम कह रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं। और अक्सर ये अदनान ने लिखा नहीं कि ये कहाँ से देख रहे हैं, ये भी बताओ भाई बिहार में किस जगह से देख रहे हो। और जनाब हमारे शिराज मुश्तबा भाई देख रहे हैं, शिराज में, हाँ ये भी पटना के। अच्छा सा माशाल्लाह, बड़े पटना के लोग देख रहे हैं। शिराज भी न्यूयॉर्क में है, और
पटना से देख रहे हैं। आलमगंज सिराज भाई, पटना से। अदनान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ संजय साहब। और मैं साथ साथ लेते चलूंगा। तो फैमिली का ये बताइए कि आपने वालिद का तो बताया, मगर फैमिली में कोई राइटर था? ये कलम से इश्क कैसे हुआ? वालिद या हाँ, कैसे मामला ये चला, ये बताइए। अब्बा अब्बा मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो उनको शेर व शायरी की शौक तो शुरू से रही उनकी। हाँ, और वो थोड़े बहुत लिखते भी थे, शौकिया। और पुलिस डिपार्टमेंट में कोई भी प्रोग्राम हो तो उसको अटेंड करते लीड थे। करना, कंपेयर करना, वाह। ये काम करते थे। तो हम्म, मैं काफी छोटा था, 7 या 8 साल का था, तब से मुझे कहानियों का शौक तो था। अच्छा। जब भी कोई फुफू खाला आए तो बाकी मेरे कजिन्स या और भी बच्चे पूछते थे, खाला क्या चॉकलेट लाई है, या कौन सी मिठाई लाई है, या फल लाई है। मैं सबसे पहले यही पूछता था सलाम करने के बाद कि आज शाम को मुझे नई कहानी सुनाएंगी। हाँ, क्योंकि अभी वहां पे जो लोग मौजूद थे उनके कहानियों का स्टॉक खत्म हो गया, तो रिपीटेटिव होने लगा। तो हम्म, नई कहानियों के लिए नए चाहिए किरदार। तो हाँ, वो मैं करता था। कई लोग भागते थे कि कहीं पकड़ लेगा कहानी के लिए तो फिर मानेगा। अच्छा तो अच्छा। अब्बा किताब खरीद के लाए, बाल भारती बच्चों का एक मैगजीन निकलता मैगजीन था, अब मशहूर भी है, शायद हाँ। बंद हो गया। गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ मुझे से, याद है तो बिल्कुल हिंदी, बात। जी जी, हिंदी एडिशन तो वो हम्म। लेके आए। तो उस वक्त मुझे अंदाजा ही नहीं था कि क्लास के बाहर भी किताब होती। तो अच्छा। मैंने कहा कि ये क्या अगली जमात के लिए है? इसकी नहीं नहीं, कहानी की किताब है। मैंने कहा वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, किताब, कहानी की किताब। मैंने पढ़ना शुरू किया। हिंदी उस वक्त तक पढ़नी आती थी फ्लुएंट थी, तो मैंने हम्म, पढ़ना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि भाई मजा आ गया, अब किसी की मिन्नत हम्म, समाजत करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से पढ़ सकता हूँ। तो उसके बाद हम्म, मैगजीन्स पढ़ने का बहुत सिलसिला शुरू हो गया और शौक जग गया। हम्म, लेकिन नावल पढ़ने का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ चंद्रकांता संतति। ये चंद्रकांता जो नावल है देवकीनंद खत्री का, जो मोस्टली इंस्पायर्ड है दास्तान अमीर हमजा से। हम्म, दास्तान अमीर हमजा का जो हम्म, नैरेटिव स्ट्रक्चर है, यार है, तिलिस्म है, उसी को लेके एक डिफरेंट सेटिंग में कहा। तो पटना से एक अखबार निकला करता था, प्रदीप, अभी बंद हो गया। अभी हम्म, वहां से हिंदुस्तान अखबार का दफ्तर हो गया। हम्म, तो उस अखबार ने चंद्रकांता को एपिसोडिक निकालना शुरू किया। और अब्बा मेरे मंगाते थे अंग्रेजी अखबार, कहते थे हम्म, नहीं अंग्रेजी अखबार पढ़ो। उस वक्त समझ में आता नहीं था अंग्रेजी, हम लोग हिंदी मीडियम वाले थे, और 5वीं जमात से तो ABCD पढ़ाना शुरू किया। तो मैंने चुपके से अखबार चेंज करवा दिया, क्योंकि उसमें चंद्रकांता आ रहा था। सुबह 6 बजे उठ के इंतजार करते थे कब आए अखबार वाला, और जब हम्म, तक न पढ़े चैन न मिले। चैन नहीं। फिर जब 4-5 एपिसोड पढ़ने के बाद लगा कि अरे आगे क्या हुआ, तो मैंने ढूंढना शुरू किया। फिर दरभंगा स्टेशन पर किताब मिल गई, 12 या 13 रुपए में मिली, एक दिन में खत्म। उसके हम्म, बाद वो नॉवेल्स पढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया। 7वीं जमात में पहली बार मैंने प्रेमचंद किया। दूसरी किताब जो थी वो निर्मला, प्रेमचंद की निर्मला थी। हम्म, उसके बाद फिर बहुत सारे हिंदी ट्रांसलेशन किताब के, और दास्ताने, ये हातिम ताई पे एक किताब मिली, वो पढ़ गए। उसके बाद तो जो जो भी किताब मिल जाए पढ़ जाओ, चाहे वो सफरनामा हो, चाहे कुछ हो। वंडरफुल। तो हम्म। हाँ, देखिए साहब, 11 अदनान मिर्जा का 11-12 में आके सॉरी। पहली बार अंग्रेजी की नावल पढ़ी, ट्रेन टू पाकिस्तान, फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश। अच्छा, खुशवंत सिंह की। जी जी अदनान मिर्जा साहब जो हैं ये अररिया से देख रहे हैं। अररिया आपको पता, जी मशहूर जी जगह है तो। जी हाँ, जी 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 अररिया जी। से देख रहे हैं। और रशीद आलम भाई हमारे बहनोई साहब हैं, और ये माशाल्लाह देख रहे हैं कैलगरी से। जी साहब, क्या बात कैलगरी है। से देख रहे वहाँ हैं। तो काफी सर्दी होती है कैलगरी में। हाँ, कैलगरी में विंटर के सर्दी ऑलरेडी, विंटर हमारे के यहाँ बर्फ अभी नहीं पड़ी है, मगर कैलगरी में हम्म, ऑलरेडी बर्फ पड़ गई है। जी और जी। वहाँ लोग ये भी कहते हैं कि आइसक्रीम कैलगरी में सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है। जी साहब। रशीद आलम भाई के साथ साथ हमारे बहुत अच्छी दोस्त हैं, बॉम्बे से देख रही, मुंबई। मैं अभी तक बॉम्बे कहता हूँ, मुंबई से आपकी पड़ोसन है मासूमा रूह वाला, ये देख रही है बॉम्बे से। जी साहब। सलाम। हाँ, और यानी डॉक्टर अब्दुल मोइज शम्स हमारे सीनियर अलीग दोस्त हैं। डॉक्टर अब्दुल
अलीगढ़ में मुकीम है, मगर ये भी पटना के हैं, अल्लाह रहम करे। आज सारे वाले आ गए, आज पटना ने यलगार कर दिया साहब। नहीं, मुझे बड़ी उनसियत है पटना से, मेरी बड़ी कल्बी वो है। पटना में मेरे बहुत प्रोग्राम हुए हैं दास्तान गोई के। यानी एक जमाना था कि दोस्त कहते थे कि बहुत जल्दी वो गांधी गार्डन में आपका मुजस्समा लगा दिया जाएगा। जी साहब। और पटना का इंग्लिश लिटरेचर के साथ सबसे पुराना रिलेशन है, हाँ बिल्कुल, ये क्योंकि जी हाँ। हिंदुस्तान का हम्म, पहला हम्म, मुसन्निफ इंग्लिश हम्म, में पटना हाँ का ही था, तीन हाँ मोहम्मद। हाँ। आज से 200 सवा 200 साल 200 साल पहले पहले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 1794 में उन्होंने अपनी किताब लिखी। तो बोलिए, ही वो वाज फर्स्ट जबरदस्त। राइटर इन इंग्लिश। बोलिए। हालांकि इसके बारे में ज्यादा होनी चाहिए बात। ये आम बच्चों को, आज का जो बच्चा है उसको तो बिल्कुल खबर नहीं होगी ये इसकी। जी जी। तो अर्शिया किताब घर दिल्ली से इजहार नदीम भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, करम फरमा हैं, और सलाम अलैक कह रहे हैं, बहुत खूब आपको। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरे ख्याल में इजहार भाई ने लिखा नहीं, ये भी पटना के ही हैं। जी। और मोहम्मद सैयद आसिम रऊफ भाई देख रहे हैं गोरखपुर से, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, और आपको सलाम कह रहे हैं। डॉक्टर सलाम। सैयद वकीरुल इरशाद अल कादरी, ये यंग प्रोफेसर, ये कोलकाता से देख रहे हैं। ये हजरत शर्मिले हैं, ये लिखते नहीं कहाँ से देख रहे हैं, मगर मुझे पता है कि कौन साहब है। बहुत बहुत शुक्रिया कादरी भाई। और मोहम्मद उसामा आपको दुआएं दे रहे हैं, और बहुत बहुत कहते हैं शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे। हैप्पी नेशनल एजुकेशन डे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और तो भाइयों जरा आस्ते आस्ते कमेंट कीजिए। मेरा वक्त तो पूरा कमेंट पढ़ने में चला जा रहा है जी। तो जनाब, अम्मी के बारे में आपने नहीं बताया कि वालिद साहब का तो आपने रोल बता दिया, माशाल्लाह बहुत हेल्पफुल रहे एजुकेशन में। अम्मा जान का क्या सपोर्ट था आपके लिखने में? और हाँ, अम्मी अम्मी मेरी वहीं पास के छोटे से गांव से थी, और उस वक्त माहौल ऐसा था कि उनके एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं हो सका, हम्म, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई की बहुत बड़ी सपोर्ट है, बहुत हम्म, ज्यादा। हाँ। मतलब उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी इतनी रोशन ख्याल थी कि एक फैमिली फ्रेंड थी, उनके बच्चे ज्यादा थे, तो उन्होंने कहा कि अभी बेटी भी मास्टर्स करना चाहती है और बेटा भी करना चाहता है, दोनों को अफोर्ड कर नहीं सकते, तो अम्मी ने कहा बेटा का छुड़वा दो, बाद में कर लेगा। ओहो, तो बड़ी बात, उनकी सोच ऐसी थी। जी। बहुत अच्छी और बात। कोई। जी। है और कि बहुत। हयात है? जी। अम्मी है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली सी लेफ्ट अस। अच्छा, नहीं, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। हाँ, तो एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था बस। अच्छा अच्छा। तो वो बिल्कुल हेल्दी थी, बिल्कुल हेल्दी। अच्छा अच्छा। तो आपकी तालीम हिंदी में हुई, फिर उर्दू में हुई, मगर ये इंग्लिश में लिखने का ख्याल कैसे हुआ? दरअसल जब मैं दूसरी जमात में था ना, तब से मेरे अब्बा का ये ख्याल था कि अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है। हम्म, तो वो कोशिश करते थे मेरे सिखाने का, और मेरे नाना जान जो थे हम्म, वो वैसे तो उनकी यूनानी दवा की एजेंसी थी, लेकिन इंग्लिश जबान पे उनकी काफी अ, पकड़ थी, और वो अंग्रेजी काफी अच्छे, मतलब उनके गांव में एक उनके पास ही अंग्रेजी अखबार आता था। तो अच्छा अम्मी भी कहती थी कि देखो तुम्हारे नाना अंग्रेजी जानते हैं, तुम्हें भी सीखना चाहिए, और अब्बा भी इस बात पे जोर देते थे। और जब दूसरी जमात में थे तो हम लोगों के स्कूल में पांचवी जमात से अंग्रेजी पढ़ाई होती थी, इंग्लिश। लेकिन वहाँ के जो टीचर थे, प्रिंसिपल थे, मिस्टर उपाध्याय, उनको पता था कि मुझे अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती, तो जब इंग्लिश की क्लास हो 5 क्लास की, तो मुझे बुलवा दिया करते थे, ट्यून हुआ। को भेज। हम्म, और वहां भी लड़के लड़कियां सब आपस में लड़ते थे कि अब्दुल्ला मेरे पास बैठेगा, क्योंकि मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके उस हिसाब से कंपैरिजन अच्छी में थी। उनके अब्बा पढ़ाते थे। हाँ, अंधों में काना राजा वाली बात। और हम्म, सभी मुझे चॉकलेट ला के देते थे, क्योंकि उनके मेरी नकल मारती है, तो मुझे मेरा भी सीना चौड़ा हो जाता था कि हम्म, अब्बा सही कहते हैं, अंग्रेजी सीखने से इतनी इज्जत मिल रही। तो वहीं से कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई। 10वीं में एक टीचर मिले, जनक प्रसाद, बैरगनिया एक छोटी सी जगह थी, वो नेपाल गवर्नमेंट में टीचर थे, रिटायर्ड। तो उनको मैंने ज्वाइन किया 10वीं के तैयारी के लिए। उन्होंने मुझे कैसे सेंटेंस फ्रेम किया जाए, सिंटेक्स का क्या इस्तेमाल, वो बड़ा लॉजिकल तरीके से, मैथमेटिकल तरीके से बताया। बोला कि आपकी जबान तो है नहीं है, आप सीख रहे हो हिंदी टू इंग्लिश,
तो मैं उसी तरह से सिखाऊंगा। तो उन्होंने एकदम डिफरेंट तरीके से सिखाया। वहां से मेरी इंग्लिश काफी सुधर गई और बल्कि 10वीं में हाईएस्ट मार्क्स था स्कूल में। अच्छा। तो वो वहां से कहीं दिमाग में आ गया कि अभी कभी लिखेंगे तो इंग्लिश में ही लिखेंगे, ये वाह, ख्याल में था। वंडरफुल। और अब जो फैमिली है माशाल्लाह, अपने अब्बा की फैमिली का तो बता दिया, आपकी जो फैमिली है उसके बारे में बताएं कि भाभी के बारे में आपने बताया कि भाई सपोर्ट है आपकी, तो जी, तरन्नुम हाउस वाइफ है, तो उनकी अच्छा। पढ़ाई मोतिहारी से हुई थी, लेकिन हम्म। वो मेरे लिखाई में काफी इंटरेस्ट लेती हैं। कोई भी फिल्म के लिए या नॉवेल लिखे तो उसके कैरेक्टर से लेके प्लॉट सब पे बहुत डिस्कशन होता है, कई बार झगड़ा होता है। वो मैं हाँ, कहता हूँ तुम्हें क्या पता, कई बार गुस्से में वो कहती नहीं, हम तो एज ए रीडर कमेंट करेंगे ही। और जैसे पिछले नोवेल में उन्होंने एक पूरा कैरेक्टर ही कटवा दिया, बोला कि यूजलेस है, ये अच्छा। कहानी को आगे नहीं ले जा रहा है। तो वो काफी मतलब डीपली इन्वॉल्व है वाह वाह। और मुझे धक्का देती रहती है कि टाइम वेस्ट मत करो। सोशल मीडिया पर खासकर आए तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई रीडर आके चैटिंग शुरू कर देता है हम्म। और मैं ना नहीं कहता, तो 24 घंटे कहीं ना कोई जगह ही होता है। तो वो कहती सोशल मीडिया तुम खोले ही नहीं, कोई ना कोई आ ही जाए, यू जस्ट अच्छा। राइट। बहुत तो वो अच्छी बात। बहुत इस चीज का ख्याल रखती वेरी लकी, बहुत बड़ी बात है ये। देखिए साहब, हमारे सुनील शर्मा भाई बड़े अच्छे दोस्त और बहुत ही अच्छे कलमकार। आजकल सुनील भाई हमारे टोरंटो आ गए हैं, यहाँ रहते हैं। और सुनील है। साहब आपको आदाब कह रहे ये हैं। वही तो नहीं है जो पोएट्री सेतु, की मैगजीन वगैरह निकालते थे? सेतु, जी हाँ, सेतु वाले। यस सर, ये तो यूएस में थे ना? नहीं, यूएस नहीं, ये बॉम्बे में पहले हुआ करते थे और अब जो है अच्छा। ये टोरंटो की भाग जगाने के लिए यहाँ आ गए, यहाँ रहते हैं। और सुनील भाई नमस्कार। हाँ, सुनील भाई जो हैं आपको आदाब कह रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि साहब वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन गोइंग ऑन। सुनील भाई पहली बार आपके कदम रंजा, आपको क्या, मुझे मुबारक हो कि साहब सुनील भाई पहली बार हमारे यहाँ आए हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, समीरा एम रफीक हमारी बड़ी अच्छी कलमकार हैं, क्रिटिक हैं। ये कराची या इस्लामाबाद से देख रहे हैं, अभी लिखा नहीं इन्होंने। और ज़रूर बताइए कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। और जैसे जैसे दोस्तों, एक बार फिर मैं बताता चलूं कि ये ज़रूरी है कि आप ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और सिर्फ खिड़की पे खड़े होकर देखने से मैं अब्दुल्ला खान साहब को नहीं बता सकूंगा कि हमारी खिड़की पे कौन टिका हुआ। तो ये बताना ज़रूरी है कि आप कहाँ और से। इस्लामाबाद का जिक्र किया तो मैं बताना चाहूंगी, पाकिस्तान में पटना बुलूस काफी लोगों ने पसंद किया था। हाँ, लिबर्टी बुक्स वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर थे और हर जगह मुझे बहुत अच्छा फीडबैक आया। और फ्राइडे टाइम्स से लेके बलूचिस्तान वॉइसेज, वहाँ अच्छे रिव्यू आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तानी रीडर्स का। हाँ, तो समीरा बहुत अच्छी क्रिटिक भी हैं। मेरी ख्वाहिश है कि वो भी आपकी नॉवेल को पढ़ें और वो भी इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म लिखें। जी साहब। सुनील भाई कह रहे हैं इससे पहले भी आया था आपके प्रोग्राम में। सॉरी यार, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, भूल जाता हूँ सुनील साहब। तो आप जरूर आए होंगे। सुनील भाई हमारे बड़े करम फरमा हैं, अच्छे दोस्तों में। बल्कि मैं ऑफिशियली ये बताता चलूं कि जब ये इंडिया में होते थे तो मैं ज्यादा करीब था इनसे, ये कांटेक्ट में रहता था। अब ये मेरे पड़ोस में आ गए हैं तो मेरी मसरूफियत इतनी बढ़ गई है कि मैं कांटेक्ट में नहीं रहता, बट आई विल ट्राई। इमरान समीरा कह रही हैं कि आई एम वाचिंग फ्रॉम इस्लामाबाद और सलाम टू सुनील भाई, डिसेंट पर्सन। जी हाँ, जरूर। तो आलिया फैज भी हमारी ये कराची से मेरे ख्याल में देख रही हैं और बहुत दिलचस्प सिलसिला जारी है। जावेद साहब, अब दौरानिया बढ़ाना चाहिए प्रोग्राम का। नहीं, प्रोग्राम का दौरानिया तो मैं घंटा क्या 3 घंटा कर दूं, मुझे कोई ये नहीं है साहब। मगर ये डिपेंड करता है कि कितने लोग इसे देख रहे हैं और कितना ज्यादा चाहते हैं। ये तो दुकान तो खुली हुई है, आप जो कहेंगी वो होगा साहब। और जनाब, तो आपने एक बात ये बताई कि एक कहानी या मसवदा जो है आप इसे 200 बार आपने लिखा। तो ये बहुत बड़ी बात है साहब कि इसके नोक पलक दुरुस्त करने के लिए आपने 200 बार लिखा और फिर आपको कामयाबी हुई। हिम्मत आपकी नहीं टूटी। तो क्या खाते हैं भाई, ये इतनी हिम्मत कैसे जुटाई? नहीं, उसमें दो चीजें होती है। एक तो मेरा ये सोचना है कि अगर कुछ करना है तो करना है, जब तक जी जी। आखिरी सांस है हाँ कोशिश करनी चाहिए। नाकाम होंगे तो क्या होगा?
नहीं, लगे नाकाम भी अगर, होंगे। हाँ हाँ, कोशिश में लगे रहे जब तक, तब तक अच्छा फील होता है। मैं कई बार छोड़ना चाहता था, लेकिन छोड़ने के बाद मुझे बड़ी बेचैनी होती, फिर मैं हाँ, वापस आ जाता। हर फिर मेरी शादी हो गई, तरन्नुम आ गई, फिर उन्होंने छोड़ने ही नहीं दिया। हाँ, तो बहुत हाँ, तो मेरे ख्याल में था कि नावल लिखूं लिखूं, लेकिन वो फॉल्स स्टार्ट हो रहा था। लेकिन जब अरुंधति राय को बुकर प्राइज मिला तो मुझे लगा कि अगला नंबर तो मेरा ही है। तो अच्छा, उसी शाम में, जिस जिस फिर शाम बैठे। जिस दिन न्यूज आया, मैं गया, एक फैंसी सा नोटबुक खरीदा और एक पार्कर पेन खरीदा, और मैं इंक लेके आया, और पहले इंक वाले पेन से ही लिखता था। तो मैंने उसी दिन से बिस्मिल्लाह कर, और लिखने के बाद मैंने डेविड गॉडविन, यूके के जितने बड़े पब्लिशर सबको भेज भी दिया एक हफ्ते के अंदर। अच्छा, गुड। और उसमें से एक बड़ी एडिटर ने रिजेक्शन भी दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आग है तुम्हारी राइटिंग में, लेकिन आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो मैं करता रहा, मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होता। फिर ये हम्म करीब 10 साल लग गए पहले नावल को कंप्लीट करने में, ऑलमोस्ट 9 से 10 साल years, लग गए। जी। बहुत। और पब्लिश करवाने में फिर 9 साल लग गए। ओहो। हम्म तो तो उसका ऑलमोस्ट रिजल्ट 20 साल सामने है। का। ये था बहुत, रिजल्ट उसका अच्छा हुआ फिर। हाँ, बहुत मुश्किल है पब्लिश करवाना। मेन स्ट्रीम पब्लिशर बहुत। अगर 1000 मैन्युस्क्रिप्ट आता है साल में, तो एक शायद पब्लिश करे, कई बार एक तो नए का पब्लिश भी नहीं करे। नहीं करते, तो बिल्कुल नहीं करते। 0.11% चांस है। तो लेकिन वो तो हर जगह है। वो हर चीज, हर मेरी जबान है। वाइफ ने कहा कि तुमने बैंक का इम्तिहान दिया था, उसमें 4 लाख लोग थे, 50 लोगों में आना था, वहां भी तो परसेंटेज वही था। हाँ, तो तुमने तो मुझे उसका लॉजिक बड़ा स्ट्रॉन्ग लगा कि सही बात है, अच्छी, हर जगह बिल्कुल वही है। बिल्कुल। तो असल जो मेडल है वो भाभी साहिबा को मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हमने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझा। तो आप, जैसे कि भाभी ने बताया कि आप बैंकर हैं, ये बड़ा खुश काम है, जैसे 2+2 वाली जॉब है, 9 to 5 आप काम कर रहे हैं। आप लिखते कैसे और कब लिखते हैं? अ, पहले जब मैं मुंबई में नहीं था, तो छोटी जगह पे था, तो वहाँ मैं ज्यादातर इतवार को, संडे को लिखता था, ओहो। या शाम को लेट नाइट। हम्म, अभी मुंबई में क्या है कि 5 डेज वीक है, तो मुझे जुमे की रात को और शनिचर की रात, तो अरे, वो डट के लिखते हैं, मतलब 7-8 घंटे हाँ, ऐसे गुड। लिखते हैं। हाँ, कई बार सोते भी नहीं रात को, जुमे की हम्म, रात को। हम्म, हाँ, शनिचर को सो जाते हैं, क्योंकि अगले नहीं, संडे को सो जाते हैं, संडे को नहीं जगते। अच्छा। शनिचर और जुमा के दिन रात में लिखते हैं, जब बिल्कुल सभी बच्चे सो जाएं, फिर अकेलापन हो। अच्छा साहब, पटना ब्लूज जो है बहुत ही कामयाब नॉवेल है, हम सब जानते हैं। जो आपकी मेहनत जो आपने की 10 साल 20 साल, मगर उसका रिजल्ट भी सामने आया। आप खुशकिस्मत हैं, बहुत सी जो है कोशिश तो करते हैं लोग, मगर पार नहीं उतरते नदी के। आप पार माशाल्लाह उतर गए। तो इसकी तहरीक कैसे मिली थी, यानी पटना ब्लूज क्यों? दरअसल मैं जब अपना पहला नॉवेल लिखने की कोशिश कर रहा था, मैंने सोचा कि, पहले तो सोचा कि एनिमल फार्म का कोई इंडियन वर्जन लिख दिया जाए, क्योंकि अच्छा। ऑरवेल कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन थे। मुझे हाँ, पता था कि उनकी पैदाइश मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में हुई है, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये था कि ऑरवेल से कनेक्शन है, तो उन टाइप का कुछ लिखे। ये फिर लगा कि नहीं, उनका जो अंदाज है लिखने का और मेरी जो सोच है वो अलग है। उनसे हम्म, इंस्पायर तो हो सकते, लेकिन उन जैसा लिखना हम्म, मुमकिन भी नहीं है, और मैं उस तरह का शायद ना लिख पाऊँ। फिर मैंने कहानी की तलाश में भटकने लगा, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, क्योंकि सारी कहानियां तो, फिर मुझे एक किताब मिली अ, जो किसी हिंदुस्तानी राइटर ने लिखा था, हाउ टू बिकम ए राइटर। अच्छा। तो उस किताब में एक बड़ा अच्छा मैसेज लिखा है कि हर कहानी जो है कभी ना कभी किसी ने कह दी है। तो कहानी नहीं नहीं मिलेगी, अंदाज नया होना चाहिए, वाह, बहुत अच्छी सेटिंग बात। नया। कि बिल्कुल सही बात। कहानी तो सब कही जा चुकी। तो मेरे दिमाग में आया, तो आसपास बहुत से लड़के थे जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे। मेरे अप्पा भी चाहते थे कि मैं आईएएस या आईपीएस बनूं। मेरा उतना शौक नहीं था, मैंने कोशिश भी किया, कामयाब नहीं हुआ। लेकिन आसपास बहुत बच्चों को देखा कि
जिन्होंने आईएएस के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर दी और कुछ कर नहीं पाए। तो हम्म, उस तरह का एक कैरेक्टर ख्याल में आया और फिर मैंने उसे अपने आसपास के सेटिंग में डाल के कर रही। और जो उसमें एक फीमेल कैरेक्टर है सुमित्रा, वो कहीं ना कहीं टॉल्स्टॉय के अन्ना केरेनिना से इंस्पायर्ड है। कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी मैंने देखे थे कहीं, तो वो सब मिला के बिहार के सेटिंग में, तो फिर कहानी बन गई। एक बहुत आरिफ अच्छा, की स्ट्रगल और एक वंडरफुल, सुमित्रा का अपना वंडरफुल। लाइफ। बहुत अच्छा। अच्छा जनाब, सुनील शर्मा भाई हमारे कह रहे हैं यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। जावेद दानिश भाई, अच्छा मैं समझा कि आपके बारे में कह रहे हैं। माई सलाम। नहीं सुनील भाई, यू नो कि मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ हमेशा। शुक्रिया बहुत बहुत। उस्माना जमाल कह रही हैं बहुत दिलचस्प गुफ्तगू, जबरदस्त अदबी काम किया है आपने, मुबारकबाद। और कशफुद्दुजा भी देखिए, दूसरा पटना आ गया। कशफुद्दुजा भी जो हैं ये हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, और आदाब कह रहे हैं आपको। और आदाब आदाब। मिथिला यूनिवर्सिटी से ये रिसर्च कर रहे हैं, कंप्लीट हो रहा है इनका। दरभंगा बिहार से देख रहे हैं ये, मगर अक्सर पटना में भी रहते हैं, इसलिए मैंने पटना कह दिया था। तो बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हमारे, और बड़े अच्छे अच्छे। शमशाद अख्तर साहब देख रहे हैं, कहाँ से नहीं पता। तो आलिया फैज कह रही हैं कि भाभी भी नाम की तरह चुनी है आपने। भाई, अच्छा, अच्छा कमेंट। इनके लिए गजलें कितनी लिखी। तो पटना ब्लूज के बाद इस नॉवेल का बेपनाह तर्जुमा हुआ, बहुत सारी जबानों में, 10 जबानों में शायद तर्जुमा हुआ। ये सिलसिला जी, कैसे शुरू हुआ? यानी आपने हिंदी का तो कह रहे हैं आपने खुद किया, इसके बारे में दरअसल मेरे जो पब्लिशर थे, वहाँ जब मैंने किताब भेजी थी तो उन्होंने मेरे मैन्युस्क्रिप्ट को जिसे भेजा वो हिंदी डिपार्टमेंट की एडिटर इन चीफ थी। बदकिस्मती से वो अभी हमारे साथ नहीं है। बहुत ही नेक खातून थी वो। अच्छा, बीबीसी लंदन में हिंदी डिपार्टमेंट में काम करती थी, बाद में वो पब्लिशिंग में आ गई। अच्छा, तो उन्होंने ही मुझे पहले फोन किया, और जब किताब एक्सेप्ट हो गया तो बोला भाई मैं तो हिंदी डिपार्टमेंट की हूँ, तुमने इंग्लिश में लिखा है तो अब इसको तुम खुद ही रीराइट करो। हम ट्रांसलेशन नहीं चाहते, हिंदी में अच्छा। इसको रिक्रिएट करो, फिर से लिखो। अरे वाह, गुड मुझे भी लगा कि बहुत सारी जो डायलेक्ट है, जबानें हैं, जैसे भोजपुरी के लफ्ज थे या जो लोकल मुहावरे थे, वो अंग्रेजी में तो आ आइडिया। नहीं पाएंगे। तो वो मैंने इसमें हिंदी वाले में हमने इसको शामिल किया है। और ये एक अलग ही किताब है। अच्छा। मतलब है तो वही कहानी, लेकिन हम्म, वो अलग किताब। हम्म, उसके बाद मराठी पब्लिशर्स ने कांटेक्ट किया मुझसे कि हम पब्लिश करना चाहते हैं, रिव्यूज वगैरह आने लगे अखबार में। तो मराठी के बाद फिर सिलसिला लग गया। सब कोई कहने लगा कि इस जबान में, इस जबान में। और अरबी में बहुत एक मिस्र की काफी मशहूर नावल निगार आई थी, तो वो केरला लिटरेचर फेस्टिवल, तो हम लोग बैठे हुए थे 4-5 राइटर। तो उन्होंने पूछा अब्दुल्ला क्या लिखते हो, तो मैंने बताया। हम्म, तो बोला इंग्लिश में लिखते हो कैसे? हाँ। कैसी? गिव मी ए कॉपी। मैंने उनको एक गिफ्ट कर दिया साइन करके, पढ़ी थी। तो मैंने उनका नाम लेके उनको गिफ्ट कर दिया। और वो जब मिस्र पहुंची तो उनका मैसेज आया सोशल मीडिया, फेसबुक पे, कि अब्दुल्ला मैंने तो हवाई जहाज में तुम्हारी किताब पढ़ डाली। अरे मेरा वाह। पब्लिशर है, काफी बड़ा पब्लिशर है मिस्र का, मैं उसको दे दूं ट्रांसलेशन के लिए? हम कहे नेकी हो भी पूछ पूछ, अब के बेशक। और फिर एक हफ्ते के अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट आ गया वो मिस्री पब्लिशर्स का। पब्लिश हुआ, काफी वेल रिसीव। और मुझे सीरिया से लेके लेबनान, जितने भी अरबी बोलने वाले मुल्क हैं, वहां से मैसेजेज आते हैं। और मुझे काफी ताज्जुब हुआ कि ये कहानी प्योर हिंदुस्तानी सेटिंग में है, लेकिन वहाँ के लोग भी इसको आइडेंटिफाई कर पाए, अपने आप से जोड़ के देख पाए। तो नहीं ये बड़ी अरबी, खुशी की बात हाँ है। रीडरशिप बहुत है मिस्र की, बहुत ज्यादा। हाँ। तो हमारी चीजें, हमारे ड्रामा अरबी में अभी भी। और सी जबानों में आने की उम्मीद है। जैसे उज़्बेकिस्तानी पब्लिशर ने
हाँ कांटेक्ट किया है, हाँ, फारसी में सेंट्रल आने एशिया भी वाली है, बहुत बड़ी मार्केट है। हाँ, बहुत अच्छी। तुर्की में आने वाली है। हाँ, तो वंडरफुल। तो मैं ये बता रहा था कि तर्जुमे के बारे में जरा बताइए सब। नहीं, इससे पहले ये है कि उर्दू में तर्जुमा नहीं हुआ अभी। नहीं, उर्दू में हुआ है। उर्दू में एक्चुअली मैंने खुद ही एक उर्दू के प्रोफेसर के साथ मिल के किया था। थोड़ा इस उर्दू की प्रैक्टिस खत्म हो गई तो थोड़ी स्पेलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है मुझे कहीं हम्म कहीं। हम्म तो हमने वो जो हिंदी ट्रांसलेशन है ना, वो काफी उर्दू नुमा है तो देवनागरी में, लेकिन उसमें उर्दू लफ्ज काफी इस्तेमाल किए गए हैं। हम्म तो उर्दू उर्दू नुमा है, तो उसी को बेस बना के हमने किया है। और पाकिस्तान के एक पब्लिशर थे जनाब, वो पीछे पड़े हुए थे, उन्होंने लिया था, फिर वो उसमें बैठ गए। फिर दूसरा एक पाकिस्तानी पब्लिशर है, वो पब्लिश करने वाला है, और हिंदुस्तान में भी शायद जल्दी पब्लिश हो। जो उम्मीद है कि दोनों यहाँ भी पब्लिश। पाकिस्तानी पब्लिशर्स जो हैं, तो हाँ इस प्रोग्राम के बाद आपसे उनके बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि जी मेरी जी किताबें छपी भी हैं और कुछ लिए बैठे भी हैं। तो उनके जी। जो तरीक़ाकार है उस पर बात होगी, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जी साहब। आप शाहीन उस्मानी साहिबा जो हैं, ये हमारी अलीग प्रोफेसर हैं और ये न्यूयॉर्क से देख रही हैं, आदाब कह रही हैं। और मास्टरी ऑफ मोर आदाब देन वन आदाब। लैंग्वेज इज वेरी इंप्रेसिव, सही कह रही हैं कि एक से ज्यादा जुबान में समझ साहब। बिट्टो सिंह हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, थिएटर का दोस्त है, और ये न्यूयॉर्क से देख रहा है। और बिट्टो भी सिंह भी आपको आदाब कह रहे हैं, और कह रहे हैं वेलकम पाजी। तो और भी दोस्त देख रहे हैं, मगर रहीला आलम साहिबा देख रही हैं। भाई, जब तक भाइयों और बहनों, जब तक आप नहीं बताएंगे कि कहाँ से देख रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं बता सकूंगा अब्दुल्ला भाई को कि कहाँ से आप देख रहे हैं और क्या पैगाम दे रहे हैं। तो उर्दू का मामला अभी चल रहा है, आप बता रहे हैं, ठीक है, हो जाएगा वो जी। भी। ये बताइए कि ये जो पटना ब्लूज है, ये इंग्लिश ओरिजिनल में ज्यादा पॉपुलर हुआ या दूसरी जबानों में ज्यादा पॉपुलर? नहीं, ज्यादा तो इंग्लिश में ही हुआ, लेकिन कुछ जबानों में काफी, जैसे कन्नड़ में ये 3 बार रिप्रिंट हो चुका है। हम्म उसके बाद मराठी में भी अच्छा फीडबैक आया। तमिल का खासकर श्रीलंका तमिलियन से, जो जाफना एरिया है, पट्टिकलोवा है, उधर से काफी अच्छा फीडबैक आया। हाँ, मुझे पता है, पंजाबी में इसलिए मैंने पूछा आपसे। पंजाबी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हम्म मतलब 3 महीने के अंदर ही फर्स्ट प्रिंट बिक गया। उसके बाद काफी टेलीफोन्स आए, जबकि मैंने पब्लिशर को मना किया था कि वहाँ ट्रेडिशन है कि वो राइटर्स का फोन नंबर भी छाप देते हैं किताब के साथ, तो मैंने मना कर दिया था कि फोन नंबर मत छाप। फिर हम्म भी लोग अपने तरीके से फोन नंबर निकाल के मुझे कॉल किया, और अच्छा लगा मुझे। हम्म। अ, तो कुछ जबानों में बहुत अच्छा फीडबैक आया। अच्छा, हिंदी में भी अच्छा। इन तमाम कारस्तानी और कारगुजारी और कारीगरी में ये बताइए, रॉयल्टी का क्या मामला है? रॉयल्टी ठीक है मुझे, मतलब कोई शिकायत नहीं है। और मेरे किताब वंडरफुल। की फिल्म राइट्स भी बिक गई है, तो अच्छा फिल्म अच्छा। राइट्स में अच्छी पेमेंट होती है। इंग्लिश में भी रेगुलर बेसिस पे चेक आते रहते हैं। हिंदी में भी ठीक दिया था, और बाकी जबान वाले भी जो भी उनका बन पड़ता है देते रहते वंडरफुल, बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये आपके उर्दू के कजिन जितने हैं हैं। इनको हाँ, भी। उर्दू से हाँ मैंने पब्लिशर को कहा था कि उर्दू में पब्लिश करवाना एक जज्बाती फैसला है मेरा, हाँ। इमोशनल डिसीजन है। आई हम्म, डोंट नीड एनीथिंग। हाँ अगर कुछ आए भी तो, जैसे बांग्लादेश या पाकिस्तान के अखबारों के लिए भी मैं लिखता था, तो डोनेट कर देते थे वहाँ, यदि फिर। फाउंडेशन या उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। तो मैंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर देना भी है तो आप डोनेट कर दीजिए, नहीं तो आई डोंट नीड। देखिए साहब, कौसर उस्मानी भाई हमारे अलीग साथी हैं, और ये भी न्यूयॉर्क से देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे आदाब आदाब। हैं। महमूद अहमद भाई हमारे बड़ी शेक्सपियरियन एक्टर हैं, और ये हमारे नौटंकी के साथी हैं। ये भी न्यूयॉर्क से देख रहे हैं, मगर इनके साथ एक बड़ा अच्छा नेम टैग लगा हुआ है। ये शाहिद अहमद देहलवी साहब, साकी वाले, उनके साहबजादे हैं। जी साहब। वाह। और बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं कि अगर इंसान की जिंदगी में तरन्नुम आ जाए तो तमाम राहें हमवार हो जाती हैं। आप दोनों जिंदाबाद। क्या बात है साहब। शुक्रिया शुक्रिया। देखिए, तो आई होप कि भाभी भी ये प्रोग्राम देख रही हैं, और क्योंकि बाद में आप कितना बताएंगे, इतनी अच्छी अच्छी बातें उनके लिए भी हो रही। अवैस संभली भाई हमारे दोस्त हैं, और ये लखनऊ से देख रहे हैं, और आपको सलाम कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलाम। भाइयों और दोस्तों। और जैसे जैसे बताएंगे, मैं साथ साथ ये भी बताता रहूंगा। तो तर्जुमा इतनी किताबों में हुआ और सब कुछ हुआ, आपका क्या ख्याल है तर्जुमे के मामले में? क्योंकि उर्दू में तर्जुमा जो है सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता है।
व्हाट डू यू थिंक, तर्जुमा जरूरी है या क्या है? नहीं, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि खासकर हिंदुस्तान जैसे मुल्क में सबसे बुरी बात यह है कि अमेरिकन यूरोपियन राइटर्स का ट्रांसलेशन तो मिल जाता है, लेकिन हिंदुस्तानी किताबों का एक जबान से दूसरे जबान में ट्रांसलेशन नहीं मिलता, जबकि वो रिलेटिवली आसान है, क्योंकि मुहावरे, सेंटिमेंट, इमोशंस सिमिलर है, बिल्कुल एक तरह के एकता है, तो ये आसान है, रिलेटिवली आसान। बिल्कुल। फिर भी ये नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं। अंग्रेजी की किताबों का तो हो जाता है, लेकिन हिंदुस्तानी जो होना चाहिए, रीजनल और ट्रांसलेटर को उतना हम लोग उतनी इज्जत नहीं देते, जबकि नहीं, कई बार जैसे बुरहान पामुक है या मार्क्वेज है, उसके बड़े उनको तर्जुमे दुनिया हैं। इसलिए जानती है कि उनको ये ट्रांसलेट, या मुराकामी है, उनके ट्रांसलेटर इतने शानदार है कि उनको दुनिया जानती है। वो चीज हिंदुस्तानी किताबों के साथ नहीं हो रहा है। अब जैसे रेत समाधि को अच्छा ट्रांसलेशन किया डीजी रॉकवेल ने, तो बुकर भी मिला। तो ये ट्रांसलेशन बहुत खास चीज है, और खासकर हिंदुस्तान जैसे जहाँ इतनी जबान बोली जाती है, बहुत जरूरी है कि ट्रांसलेशन होना चाहिए। मेरे ख्याल में तो यूनिवर्सिटी नहीं, स्कूल लेवल में इसके कोर्सेज होने चाहिए, स्कूल होनी लेवल चाहिए, जैसे में। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है ट्रांसलेशन, हम्म, वो आर्ट है, आपको सीखना पड़ता है हम्म, एक जबान के इडियम्स को दूसरे जबान में ले जाना। इट्स अ बिग चैलेंज। या या जरूरी। हालांकि अब जाके कि जरा सा मामला सुधरा है, ये जब से बड़े बड़े इनामात मिलने शुरू हुए तर्जुमे के लोकली जी इंडिया में, जी। तो उसमें थोड़ा बहुत तो लोगों ने वो करना शुरू किया है। हाँ, वो मतलब लोकल जबान से, मतलब हिंदुस्तानी जबान से अंग्रेजी में हो रहा है, लेकिन एक जबान से दूसरे जबान में नहीं हो रहा है। उस तरफ मेरा। जी जी जी। तो आपका बिल्कुल ताज़ा तरीन नॉवेल जो है मैन फ्रॉम मोतिहारी, इसकी भी बड़ी इसका चर्चा है, बहुत अच्छा है मामला। इसकी तहरीक कैसे मिली ये बताइए, इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। इसके इस नावल के शुरू होने की कहानी के पीछे भी एक कहानी है। हम्म दरअसल आज से करीब 7-8 साल पहले, उस वक्त मैं काफी अखबारों के लिए लिखा करता था, अब तो कम हो गया है वक्त की कमी की वजह से। हम्म तो बांग्लादेश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार डेली स्टार के लिए लिखा करता था, तो वहाँ एक एडिटर थे, लिटरेरी एडिटर अहमद हुसैन साहब। तो उन्होंने कहा कि मोतिहारी में तो ऑरवेल पैदा हुए, तो उनकी जो जाए पैदाइश है, जो मकान है जहाँ पैदा हुए थे, उसके बारे में, उनका जो मोतिहारी से कनेक्शन रहा, उसके बारे में कुछ लिखिए। तो मैं जब मोतिहारी गया, तो मैं गया वो जो बंगला था वहाँ देखने। मैंने एक छोटी सी छोटा सा एस्से लिखा और सबमिट कर दिया। लेकिन जिस वक्त मैं तस्वीरें ले रहा था उस अ, बंगले की, तो वो दो चीज मेरे ख्याल में आया। एक तो ये कि क्या हो अगर कोई मोतिहारी का लड़का इसी मकान में, उसी कमरे में पैदा हुआ, वाह। और 15-20 साल बाद उससे ये पता चले कि मेरी पैदाइश उस कमरे में हुई थी जहाँ अंग्रेजी के बड़े मशहूर और ग्रेट राइटर ऑरवेल पैदा हुए थे। तो ये जानकारी उसकी जिंदगी को कैसे असर डालेगी, क्या फर्क आएगा, उसकी जिंदगी किस तरफ जाएगी, ये जानकारी आने के बाद। और दूसरा ये था कि मुझे पता चला था कि ऑरवेल जब छोटे थे तो उनकी एक हिंदुस्तानी दाई माँ थी जो उनका ख्याल रखती थी। उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ एक तस्वीर है, ऑरवेल को गोद में लिए हुए एक हिंदुस्तानी औरत की तस्वीर है। मैंने ये सोचा कि इस औरत की क्या कहानी होगी, कोई कहानी तो है नहीं, तो कुछ कहानी बना दे। क्रिएट तो किया। उसकी एक बैक स्टोरी मैंने क्रिएट की है। तो ये दोनों चीजें मिलके असलम शेर खां की कहानी बनी है। असलम शेर खां के वालिद वहाँ प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं, और हॉकी के बड़े शौकीन हैं। और चूंकि वर्ल्ड कप जब हिंदुस्तान जीतता है, तो उसी वक्त असलम की पैदाइश होती है। तो असलम शेर खां थे टीम में। इन्होंने उनके नाम पे एक तरह से हिंदुस्तानी टीम को अपनी जो भी रिस्पेक्ट देने के लिए, यादगार बनाने के लिए, अपने बेटे के नाम पे रख दिया असलम शेर खां। वाह। हालांकि हॉकी की तरफ तो नहीं गया, लेकिन उसके वालिद का जो हॉकी में इंटरेस्ट है, उसकी वजह से इसका नाम पड़ गया ये। बहुत अच्छे। मगर ऑरवेल का अभी भी हमारे उर्दू के जितने व्यूअर्स हैं, हमारे उर्दू के साथी, खुसूसन यंग लड़के राइटर्स स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं ये प्रोग्राम, उनको मालूम होना चाहिए जॉर्ज ऑरवेल बहुत बड़ा
राइटर था, और इस बात को और ये होना चाहिए कि उसकी रूट्स इंडिया में थी। ये बात बाहर तो पता है लोगों को, और क्योंकि वो इंडियन रूट्स था मोतिहारी का, इसलिए बाहर वाले भी कमबख्त ज्यादा नहीं बताते कि ये इंडिया में पैदा हुआ था जी। मगर उसके बाद की जिंदगी पे बड़ी बातें हैं, किताबें हैं, खुद जॉर्ज ऑरवेल ने बहुत कुछ लिखा है। ये इंडिया वालों को इस चीज को उजागर करना चाहिए। ये बहुत अच्छा किया आपने कि इसके ऊपर वो पूरा किया। नहीं करना और चाहिए, लेकिन बहुत लोगों का अलग अलग नजरिया है। जैसे बीच में कुछ लोगों ने जाके ऑरवेल की मूर्ति तोड़ दी थी, ये तो अंग्रेज वो था, इसका पागलपन है। क्यों हाँ करे। हाँ, नहीं, एक से एक है। दिस हालांकि इज मोतिहारी में बहुत ऐसे लोग हैं जो काफी काम कर रहे हैं इस पे, और करेक्ट। उन्होंने प्रिंस चार्ल्स से भी कांटेक्ट किया था। और सिंघवी साहब के फादर जो थे, जो अभी मरहूम है, तो उन्होंने काफी प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि हम तो काफी काम करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने भी कुछ मरम्मत वगैरह करवाया है और कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन जिस तरह म्यूजियम। से होना चाहिए, हाँ जैसे आयरलैंड या स्कॉटलैंड का प्रोफेसर था, वो भटक रहा था, और मोतिहारी वाले कोई बता नहीं पा रहे थे कि ये जॉर्ज ओहो, ऑरवेल का बंगलो कहाँ है। वेरी सैड। तो कोई मिल गया पढ़ा लिखा उसको, जिसको पता था। कई पढ़े लिखे हैं, जैसे इंग्लिश के टीचर थे, उनको ही नहीं पता था। ओहो। ही वॉज नॉट अवेयर कि ऑरवेल वॉज बोर्न इन मोतिहारी। बहुत तो बहुत अफसोस। ये तो है, हालांकि इसका फायदा हो सकता है। बहुत फायदा हो सकता है, और उसको हाँ, ये टूरिज्म फर्ज पॉइंट ऑफ अकीदत व्यू भी से है। हुआ है। हाँ, आज हमारे असलम जमशेदपुरी भाई प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी उर्दू के हेड है, ये जो मीरठ से देख रहे हैं, और चरण सिंह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। और मोहम्मद सालिहीन हमारे बड़े अच्छे मिजाह निगार हैं, कोलकाता से देख रहे हैं, और बहुत अच्छे ट्रांसलेटर हैं। हमारी किताब हिजरत के तमाशे का बंगला तर्जुमा इन्होंने किया है। बहुत सी चीजें बंगला में ये तर्जुमा कर चुके हैं हमारी चीजें। तो सालिहीन भी आपको आदाब कह रहे हैं। और हम आदाब बात आदाब। ऑरवेल की बात कर रहे थे कि मेरा जो मामला, मेरा भी बड़ा पसंदीदा राइटर है और जॉर्ज ऑरवेल, हमने कोर्स में भी पढ़ा था। और एनिमल फार्म 1984 बड़ी नुमाइंदा नॉवेल्स हैं इसके, मगर तस्किरों में कहीं ये नहीं मिलता कि एनिमल फार्म का जो आइडिया था, सेंट्रल आइडिया, वो मुझे लगता है, आई थिंक, कि फरीदुद्दीन अत्तार का लाफानी शाहकार जो है जनाब मिन तकुत तैर, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड, मुझे लगता है ये आइडिया वहां से आया, क्योंकि उससे पहले फरीदुद्दीन अत्तार से पहले किसी ने चिड़ियों से या जानवरों से बात नहीं कराई कि जंगल में बात कर रहे हैं। और हालांकि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि साहब अत्तार के यहाँ जो ये मामला है वो रूहानियत वाला है, उनका पूरा सिनेरियो जो है वो स्पिरिचुअल जर्नी थी, और ऑरवेल ने जो है इसे पॉलिटिकल सटायर के तौर पे लिखा। साहब ये बात सही है, मगर वो आइडिया मेरा ख्याल है वहीं से आया। खुद मैं बड़ा मुतासिर हूँ अत्तार से। अभी पिछले दिनों एनबीटी ने हमारा एक ड्रामे किताब बच्चों के लिए शाये की है, जो कि परिंदों की हंगामी सभा, उसमें आइडिया जो था हमारा वही था अत्तार से। हालांकि वो आजकल के उस पे लिखा गया, मगर द आइडिया आई टुक फ्रॉम अत्तार के साथ वहां से आया था, वो ये किया था। तो हम अब जैसा भी है, मगर ऑरवेल पे काम होना चाहिए, और ऑरवेल के बारे में ज्यादा हिंदुस्तानी उसमें, खास तौर पे कमबख्त उर्दू वालों को इसके ऊपर कुछ करना चाहिए कि साहब हमारे यहाँ इतना बड़ा राइटर था इसके, या बिहार के मोतिहारी के जो लोग हैं जो कि बाहर निकले हुए हैं, उनको भी करना चाहिए था। ये टीचर्स जो है हमारे इंग्लिश के टीचर हैं, उनको रेफरेंस देने की जरूरत नहीं। उसके मसला ये है कि गालिब का कर दिया उन्होंने हवेली को कोई सूरत से रिस्टोर, वो कोयले की गोदाम बना दिया था कमबख्तों ने, बाद में उसको ठीक किया। ऑरवेल हो या आप इंग्लैंड चले जाइए, छोटी छोटी काउंटीज में छोटा राइटर है, उसको ऐसा ग्लोरीफाई करके उसका घर जो है उसको म्यूजियम बना दिया कि साहब इस कलम से हुजूर लिखते थे और इस कुर्सी पे बैठते थे। और ये क्यों नहीं बनाते भाई, वो ऑरवेल के घर को एक म्यूजियम बना दो, चार्ज समथिंग, स्टूडेंट्स को लेके लोग जाएं वहां दिखाएं, इससे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई ये इतना बड़ा नॉवेल निगार यहाँ रहता था। ये बात हमारे यहाँ नहीं होती। तो मैं बाहर इसीलिए आ गया, मुझे पता है कि इंडिया में मरेंगे कोई नहीं बताएगा कि जावेद दानिश यहाँ रहते थे। तो इसलिए हमने कहा यार ऐसी जगह चलो जहाँ कम से कम ये तो पता चलेगा कब्रिस्तान में कि साहब जावेद दानिश यहाँ सोए हुए। तो हमारे शिराज मुस्तफा साहब लिख रहे हैं कि दानिश भाई आई हैव अ क्वेश्चन,
please ask your guest to shed light on the relationship between religion, language and national boundaries, border. मेरे भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका, मगर मसला ये है कि आवारगी विद दानिश में रिलीजन और पॉलिटिक्स हम डिस्कस नहीं करते। हमारे पीर साहब ने मना किया था, तो इसलिए ये सवाल आपको जवाब जरूर देंगे। हमारे अब्दुल्ला भाई जवाब देंगे, मगर आपके कमेंट्स पे आके वो वहां दे देंगे। ऑनलाइन हम ये जवाब नहीं ले सकते, बाद में आपको जरूर ये जवाब मिल जाएगा। और सुनील भाई कह रहे हैं कि गुड सजेशन। मेरी तरह सुनील शर्मा भी बॉम्बे से बहुत उम्मीद नहीं रखते, इसलिए कनाडा आ गए हैं कि अब हम दोनों की जो है खबरें यहाँ बहुत अच्छी तरह बनेंगी, कि साहब कम से कम लोग जानते तो हैं। वहाँ एक से एक बड़ी चीजें, एक से एक राइटर, एक से एक, आप इससे बड़ा क्या सानिया होगा। खुदाए सुखन मीर की खबर नहीं मिल रही है साहब। लखनऊ गए तो वहां पर पता चला कि साहब यहाँ रेलवे लाइन बिछा दी गई। खुदा गारत करे, रेलवे लाइन वहां क्यों बिछाया भाई, थोड़ा सा हटकर बिछाते। और अगर बिछा भी दिया था तो उसके बाजू में ही कमबख्त एक मकबरा बना देते कि साहब नेम से कि ये था मीर का मकबरा। रेल बहुत पसंद करते थे, इसलिए उसके पड़ोस में ही बनाया गया। तो ये बहुत जरूरी है। हमारे ख्याल में टीचरों से और पॉलिटिशियन से तो ये सब नहीं होगा, राइटरों को ये करना चाहिए। ये अजीब सी बात हमारे जहन में आई कि हम सुनील शर्मा साहब, हम लोगों को एक कैंपेन चलाना चाहिए। और ये भी जरूरी है कि जो लिविंग राइटर्स हैं उनको मिल करके कि ऐसा कैंपेन जरूर है कि भाई हमारे जो जितने उस्ताद लोग चले गए यार, उनकी तुम सेमिनार्स पे सेमिनार किए जा रहे हैं, मगर जबानी खर्च के बजाय जरा सा कुछ कॉन्क्रीट काम भी हो, कुछ एक यादगार उनकी बननी चाहिए, उनकी चीजें होनी चाहिए। तो चलिए, सुनील भाई हमारे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गुड सजेशन। तो आजकल ये भी देखा कि उर्दू का जो शाहकार नॉवेल है, ये चीजें वो ज्यादा इंग्लिश में मकबूल है। तो नई नस्ल जो है उर्दू की, वो उर्दू नहीं पढ़ रही है, वो इंग्लिश पढ़ रही। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, अब्दुल्ला भाई बताएं। नहीं, वो तो देखिए, कोई भी जबान तभी फलती फूलती है जब वो रोजगार की जबान। बिल्कुल। जब तक रोजगार की जबान नहीं होती, वो जबान उस तरह से नहीं चल पाएगी। और अभी रोजगार की जबान अंग्रेजी हो गई है, माने न माने। नहीं वो तो है। और हाँ, अब वो एक मुश्किल तो है। अब उर्दू का तो और बुरा हाल है। जहाँ सेकंड लैंग्वेज है उर्दू, वहाँ भी, और उर्दू हिंदी सेम है तो काम भी चल जाता है। तो उर्दू ट्रांसलेटर भी है, तो वो उर्दू ट्रांसलेटर जाके स्टेट गवर्नमेंट में वो ट्रांसलेशन वाला काम नहीं कर, दूसरे काम कर। तो ये तो है, जब तक इसको रोजगार की जबान में बनाई जाए नहीं होगा। उसके बाद जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं, या जो उर्दू के अलावा जितने भी हिंदुस्तानी जबान है, सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। हिंदी को चूंकि वो ऑफिशियल लैंग्वेज का है, तो उस वजह से जहाँ जहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज है चल रहा है, अदरवाइज वो तो फर्क पड़ रहा है। प्लस स्टेटस सिंबल तो हो ही गया कि अंग्रेजी, जैसे मैं ही किसी को कोई जबान, दो जबान वाला, जैसे कोई मराठी है, तो उसको अगर मैं किताब गिफ्ट करूँ तो वो मराठी नहीं ले, वो अच्छा कहे नहीं अंग्रेजी वाला दीजिए। अच्छा। हो सकता है वो दोनों बाइलिंगुअल हो, दोनों पढ़ सकता है, या कन्नड़ वाला कन्नड़ के बजाय वो इंग्लिश लेगा, क्योंकि उससे लगेगा कि मेरी इज्जत चली जाएगी। दिस तो इज ये कहीं ना कहीं एक दिमाग में है कि कॉम्प्लेक्स है, एक जबान। ये कॉम्प्लेक्स है साहब। अच्छा और ये कई जब लेवल पे हुआ। जैसे मैं बिहार की बात बताऊं, बिहार में हिंदी या उर्दू ज्यादातर लोगों की मादरी जबान नहीं थी। भोजपुरी थी, मैथिली थी, मगही थी, हाँ हाँ। बज्जिका थी, अंगिका थी। लेकिन धीरे धीरे लोग छोड़ने लगे। हम्म फिर हिंदी का पॉलिटिक्स आया तो हिंदी सारी जबान को उठा गई। हम्म जबकि हिस्ट्री बहुत पुराना है। मतलब जैसे ये मगधी है, प्राकृत, मगधी प्राकृत है, 2500 साल पुराना। पुरानी जबान। और बिहारी लिटरेचर का अपना सिलसिला, फेमिनिस्ट पोएट्री 2500 साल पहले लिखी गई। अगर उसको पढ़ेंगे तो दिमाग फट जाएगा, लगेगा कि आज लिखा गया है, इस तरह वाह। की सोच वाली। वो जबानें धीरे धीरे खत्म होती है। अब हिंदी से अब इंग्लिश में शिफ्ट कर रहे हम्म हम्म। हैं। तो आलिया फैज कराची से लिख रहे हैं कि कराची में ये किताब कैसे मिलेगी। आपने बताया पाकिस्तानी पब्लिशर कुछ। हाँ, वो
बदकिस्मती से दूसरी वाली किताब नहीं है, कुछ एम्बार्गो लगा हुआ है तो हिंदुस्तान से किताब नहीं जा रही। लेकिन पहली किताब जो है पटना ब्लूज, वो लिबर्टी बुक्स में अवेलेबल था। उन्होंने स्टॉक स्टॉक किया था, अभी पता नहीं अभी है बचा कि नहीं, बट लिबर्टी लास्ट बुक टाइम मैंने कराची। चेक किया था। हाँ, मेरे एक दोस्त ने खरीदा था। लिबर्टी बुक्स के जो मेन मेन स्टोर्स हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, तो वहाँ पे बुक स्टोर में मिलेगा, ऑनलाइन भी मिल सकता है। हम्म अगर नहीं मिले तो मुझे मैसेज कीजिएगा, आई विल सी क्या हम्म। कर सकते हैं। हिंदुस्तान अंग्रेजी की किताबों का जो है वो साहब बेस्ट सेलर मार्केट बन चुका है, कि जहाँ एक तो आबादी भी है, फिर नए बच्चों में ये शौक हाँ, है। साउथ एशिया में सब, चाहे पाकिस्तानी राइटर हो, चाहे बांग्लादेशी हो, श्रीलंकन हो, नेपाली हो, सबका पब्लिक, क्योंकि जितने मल्टीनेशनल पब्लिशर्स हैं उनका हेडक्वार्टर दिल्ली है, पेंगुइन, हार्पर कॉलिंस, सभी, तो वो सारे यहीं पब्लिश होते सब वही होते हैं। और उर्दू में तो ऑडियो बुक्स जो है ये उनका है, बहुत बहुत कम है। हमने आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले खालिद सुहेल की कहानियों को हमारी आवाज़ में वो किया था, जो कि बीबीसी वगैरह से ब्रॉडकास्ट भी हुई थी, उस पर तबसरा भी हुआ था। और मगर वो सुहेल की दिलचस्पी थी, हमारे खालिद सुहेल दोस्त साइकियाट्रिस्ट हैं, उनकी नज़में, उनकी ना कहानियाँ, ये सब ने मेरी ज़बान में, मेरी आवाज़ में वो हुई थी। अब वो चीज़ें नहीं मिलती, और प्रोफेशनल नहीं मिलती, कमर्शियल नहीं मिलती। यानी हैं। आप जब ऑडियो बुक का मार्केट तो काफी बड़ा है, और जबानों में देखें तो ऑडियो बुक्स का मार्केट पूरे दुनिया में काफी बढ़ रहा है। और खासकर स्वीडन ऐसा कंट्री है, वहाँ ऑडियो बुक्स ने 50% मार्केट पे कब्जा कर लिया है। हम्म हम्म मेरे कुछ दोस्त हैं, स्वीडिश राइटर है, वो बताते हैं उनका रॉयल्टी 50% ऑडियो बुक से आता है। ये हाँ हालत हो गई। हाँ। और हिंदुस्तान में भी ऑडियो बुक्स काफी आ रहे हैं। मेरी किताब में भी 4 जबानों में ऑडियो बुक्स आया है, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु एंड हिंदी। अच्छा, तो यही मैं पूछने जा रहा था, आ गया है। हाँ, गुड। 4 जबानों में ऑडियो बुक्स आया। और अच्छा, हिंदी हिंदी का तो काफी अच्छा, इंग्लिश का भी ठीक है, लेकिन हिंदी के ऑडियो बुक्स का काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। शुरू में तो हम्म बेस्ट सेलर में आ गया था जब रिलीज होते ही, तो और वो अमेजोन वाले खुद प्रोड्यूस करते हैं तो क्वालिटी अच्छी रहती है। जैसे एक दास्तान गो है, दारेन भाई, उन्होंने, शायद शायद ही, हाँ। हाँ हाँ, हिंदी वाली उन्होंने पढ़ी है। अच्छा, तो गुड। नहीं नहीं, तो बहुत अच्छा है, बहुत ही। तो ये अच्छी बात बताई आपने कि हाँ, अब वो और हो साउथ में जो एक्टर्स होते हैं, टीवी प्रेजेंटर होते हैं, वो पढ़ते हैं। नहीं, तो इंग्लिश में तेलुगु भी में, यही हाँ है कि इंग्लिश में जो रीडर्स हैं वो बड़े बड़े हाँ, एक्टर्स हैं जो कि पढ़ते हैं, आम ये आदमी नहीं पढ़ता है। उन एंड हाईली पेड, उनके उनको हाईली वो पेड, भी और बहुत लोग ज्यादा। हाँ मतलब उनकी आवाज पे हम्म, खरीदने चले आते हैं कि हाँ, इनकी आवाज पे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे सवालात भी हमने लिए। अच्छा साहब, सैयद एजाजुद्दीन शाह साहब, हमारे दोस्त पॉपुलर मेरठी साहब, ये भी आए हैं और देख रहे हैं। साहब एजाज भाई बहुत अरसे के बाद आए हैं, पॉपुलर मेरिटी वो तो बहुत। बहुत फेमस शायर हैं, हाँ उनकी हाँ शायरी के हम बहुत बड़े फैन हैं। बहुत। हाँ, हाँ, तो उनको सलाम कहिए मेरा। पॉपुलर भाई बहुत बहुत सलाम। तो अस्सलाम जनाब, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं तो परसों उनके पुराने वीडियोस देख रहा था, परसों ही। वेरी पॉपुलर, हाँ। वेरी पॉपुलर, उनका नाम पॉपुलर नहीं है, वो वाकई में बहुत वाकई पॉपुलर पॉपुलर है, हाँ। पॉपुलर है। भाई का जी भी इंटरव्यू मैं कर चुका हूँ मुझे। जी जी। और स्ट्रेस के इस दौर में साहब दिमागी सुकून जो है बहुत जरूरी है साहब। आपके नजदीक सुकून है क्या? आप पुरसुकून हैं? बताइए। मोर और लेस, जितना हो सकता है इस भाग दौड़ की दुनिया में, जितना पॉसिबल है। अ, नहीं, आप पुरसुकून किसको कहेंगे? पुरसकून लफ्ज तो बड़ा लोडेड वर्ड है, तो ठीक है, जो है अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अच्छा अच्छा। कामयाबी की रेस में हर कोई जो है साहब भागा जा रहा है, जिसे देखिए स्पेशल हमारी यूथ जो है बहुत परेशान है, रेस्टलेस हैं। आपके नजदीक सक्सेस क्या है? आप खुद को कामयाब तस्वुर करते हैं? मेरे लिए कामयाबी है कि जिस दिन आपको लग जाए कि बस मैं कामयाब हूँ, लग जाए, कहाँ गए इससे मतलब नहीं, लग जाए मैं कामयाब हूँ,
और आपके अपने आपके साथ हो, दैट्स नाइस। और आपके रिश्ते में वो ठंडक ना है, मतलब आपके अपने लोग साथ हो। मैंने मेरे जानने वाले में बहुत लोग हैं तो काफी कामयाब है, बट पर्सनल लाइफ उनका नहीं है। तो पर्सनल लाइफ अच्छा होना बहुत जरूरी है। आपके दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, बच्चे, बीवी, सबसे अगर रिश्ता बढ़िया है, एक दूसरे के साथ है, तो बाकी कामयाबी थोड़ी कम भी हो तो चलेगी। वाह। लेकिन अगर ये नहीं है तो बाकी बेकार है। वो ये बिल्कुल। है कि खाना आपने बहुत बढ़िया बनवा लिया, उसमें नमक ही वाह। नहीं, हम्म। जायका बर्बाद। हम्म। तो जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? नहीं, ऐसे कोई गिला नहीं है, मोरलेस कोई गिला नहीं है। थोड़ी पर्सनल लाइफ में यह था कि अम्मी की थोड़ी और खिदमत करते, लेकिन थोड़ा वक्त से पहले चली गई और मेरी किताब पब्लिश होने के पहले चली हाँ। गई। वो कहीं ना कहीं तकलीफ है। वो बहुत ज्यादा लिटरेचर को नहीं समझती थी, लेकिन वो इतना समझती थी कि मैं कहानी की किताब लिख रहा हूँ, तो पूछती रहती कहाँ तक पहुंची, कब बड़ी बात। छपेगी। हम्म। जी। तो वो अफसोस है। नहीं, और अक्सर राइटरों दादी भी को ये थोड़ा, अफसोस हाँ, रहता दादी भी थोड़ा सरेंडी चली गई। दादी से भी मैं काफी करीब था। है। अच्छा। उनको शौक था कि मेरी शादी देखे, अच्छा। लेकिन जिस साल शादी होनी थी उसी साल 6 महीने पहले, 7 महीने पहले अच्छा। अच्छा। वो रुखसत हो गई। तो वो दो अफसोस कई बार होता है जब अकेले बैठते हैं, तो लेकिन वो अपने हाथ में था। हाँ। मोहतरम अब्दुल्ला खान भाई, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती बैंकिंग टाइम आज दिया, बल्कि हमें बेहतरीन जानकारी भी है, बेहद मुफीद बातें बताई हमें। अगर कोई अहम बात रह गई हो, आप बताना चाहें तो बिला तकल्लुफ बता सकते हैं। बस वही राइटिंग का सिलसिला जारी है, और अगले नावल पे काम कर रहे हैं हम। तो वो काफी बड़ा नावल होने वाला है। गुड। एक तो पटना पुलिस का पार्ट 2 लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और एक पार्टीशन के सेटिंग में, गुड। जिसमें कई लोगों से मैंने बात भी किया। उसमें कनाडा के भी एक हैं जनाब, जिन्होंने पार्टीशन को झेला है, बिहार ओरिजिन के हैं। वो पहले ईस्ट पाकिस्तान गए, फिर कराची आए, फिर वहां से कनाडा शिफ्ट किए। उनकी किताब मैंने पढ़ी, वहां से काफी इंस्पिरेशन मिला। तो वो काफी बड़ी किताब होने वाली है, वो और कोशिश कर रहे हैं। हमारे और कनेडियन कजिन का नाम बताना चाहेंगे आप? मुझे अभी उनका पूरा नाम याद नहीं है, मैं आपको 1 to 1 बताइए, हाँ, बता दूंगा। वक्त बताइए, हाँ। 1 to 1 बताएंगे। और मगर सारी बातें हुई हैं। अब जो बच्चे हमारे नए जो लिख रहे हैं, अ, बच्चे, मैं कह देता हूँ, अक्सर बच्चों को बुरा भी लगता है कि साहब हमें बच्चा समझ रहे हैं। बच्चे से मुराद ये है कि आप हमसे छोटे हैं। जी साहब। जी, तो उनके लिए क्या मशवरा है कि पटना ब्लूज अगर वो लिखें तो कैसे लिखें? मेरा मानना है कि अपने जो भी लिखे वो सच्चाई के साथ लिखे, पूरे एहसास के साथ लिखे। और आसपास के जो हालात हैं, जैसे मैं पॉलिटिकल एलिमेंट्स, सोशियो पॉलिटिकल एलिमेंट्स, ये सारे जरूर किताब में डालता हूँ। और मेरा ये मानना है कि कोई भी कहानी बिल्कुल वैक्यूम में या खला में नहीं बन सकती। आसपास माहौल होता है, बिल्कुल। और तभी वो रियल लगता है, असल लगता है। अदरवाइज वो मसनूई हो जाएगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा। बिल्कुल। और पढ़े जरूर, नए जनरेशन से मैं कहता हूँ पढ़े, खूब पढ़े, जो भी किताब मिले पढ़े। मैं हम्म। ये नहीं कहता कि इस तरह की पढ़े। पढ़ाई से आप दूसरे के कोई कोई किसी और इंसान के तजुर्बे से सीख सकते हैं, और कई तरह का पर्सपेक्टिव मिलता है। ऐसे तो आप एक तरह से सोचते हैं ना, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो आपके इंसानियत को जिंदा करता है। ज्यादा किताबें पढ़ें, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। हम्म। अदरवाइज अपनी पहचान, अपनी मजहब, अपने मुल्क, अपनी जबान से बंध के आप सोचते हैं, एक दायरा बन जाता है। तो उस दायरा को तोड़ने का तरीका यही है कि हर तरह के राइटर को पढ़े, आपके ख्याल से मुख्तलिफ राइटर को भी पढ़े, और कुछ सीखे। ये नहीं कि उससे एग्री करना जरूरी नहीं है, बट आपके पास 5 ऑप्शन हो, 5 ख्यालात हो, तो आपका सोच वसी होता है। आपके बहुत सारे दायरों को आप तोड़ते हैं, और फिर इंसानियत आपके लिए खास हो जाती है। फिर आप वाह। सोचते हैं कि नहीं, पहले तो हम इंसान हैं, बाकी जो भी हम लोग कहते हैं जिस हालात
में होते हैं, जिस माहौल में होते हैं। जैसे मैं अपनी कहानी बताऊं कि मैं अपने गांव में था, तो पठानों का गांव था। तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम मुसलमान हैं। हमें लगता था हम खान हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, पठान है वो स्पेशल है। फिर निकले तब पता चला कि मुसलमान है। फिर बिहार से बाहर निकले तो बिहारी हैं। फिर एक अहले हदीस मदरसा में पढ़ने गए तो पता चला कि अब तो बरेलवी है। तो इस तरह से अपनी पहचान का जो डिफरेंट एस्पेक्ट था, डिफरेंट डायमेंशन, ये पता चला। तो फिर मुझे लगा कि है कौन भाई। हम्म। फिर आखिर में एक सरदार जी मिले पंजाब में, 100 साल के रहे हो। तो उनसे मैं इत्तफाकन मिला, एक छोटे से गांव में गया था तो वहां पे कहीं पे मिल गया। उन्होंने मेरा नाम पूछा, अब्दुल्ला खान। नाम सुनते हैं वो ज़ारो ज़ार रोने लगे। आपका क्या हुआ अंकल? बोला कि नहीं, ये 1947 की पहले की बात है, लाहौर के पास एक गांव में रहते थे और हाँ। मेरे बचपन का यार था अब्दुल्ला खान। ओहो। और जब ये फसाद शुरू हुए, उसने हमारी पूरी फैमिली को रात के अंधेरे में किसी तरह पंजाब के, जो हिंदुस्तानी साइड वाला पंजाब था, उधर आया। उसके बाद उससे मिला नहीं, अब शायद हो भी नहीं इस दुनिया में। तो तुम्हारा नाम सुन के मुझे उसकी याद आ गई वाह। और वो मेरा हाथ चूमने लगे सिर्फ नाम की वजह से। वाह। मुझे लगा उस लम्हे में लगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, सिर्फ अब्दुल्ला खान हूँ। क्योंकि हम्म। इस नाम ने उस बुजुर्ग के न जाने कितने जज्बात को छेड़ दिया था। हम्म। और सिर्फ नाम की वजह से उनको मेरे से इतना अपनापन महसूस हुआ। वाह। तो पहचान के कई एस्पेक्ट हैं, कई डायमेंशन हैं। और कई बार दूसरा बताता है कि आप कौन हैं, हाँ। आपको नहीं पता होता। बिल्कुल। और साथ साथ नए दोस्तों को ये भी आपकी बात में रिपीट करता चलूं कि साहब, कि 200 बार रिजेक्ट होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और 10 साल गुजरने के बाद भी कलम नहीं छोड़ना चाहिए, और 10 साल मजीद इंतजार करने के बाद भी लिखना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पटना ब्लूज वजूद में आ सकता है अगर आप लगे रहे। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और चलते चलते हमारी बड़ी अच्छी टैलेंटेड, गिफ्टेड सूफी सिंगर खनक जोशी साहिबा तशरीफ लाई हैं, आदाब कह रही हैं आपको। और खनक कनक जी जोशी आजाद। आजकल, हाँ, क्योंकि आजकल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, तो आज देर से आई हैं। थैंक यू सो मच, कह रही हैं इमोशनल एंड नाइस। हमारे जैन रामेश भाई भी देख रहे हैं और आज देर से आए हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारा टाइम भी पूरा हो रहा है। आप सबका दोस्तों फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा की शब, सैटरडेज मेरी सुबह आपकी रात। आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वकार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने दोस्तों, अजीजों और कभी कभी ससुराल वालों को भी, और साथ ही उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को भी आवारगी पर रागिब किया करें। साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें। ये बड़ा नेक काम है, बड़ा सवाब मिलता है, ताकि इससे दिल को दिल से राह और चराग से चराग जो है तादेर रोशन रहा करता है। अगले हफ्ते नवंबर 18, 2023 हमारे मायानाज मेहमान होंगे नवाब मसूद अब्दुल्ला खान साहिब। मसूद, अब देखिए साहब, दो दो खान साहब आ गए। अगले हफ्ते भी हमारे खान साहब दोस्त आ रहे हैं लखनऊ के। तो तारीख और तहजीब पर खूबसूरत गुफ्तगू होगी, जरूर शरीक हों। और अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आइए साहब, इसको रैप अप करते हैं। और जनाब, हजरात, बी हैप्पी ड्राइव्स यू क्रेजी। और जनाब, दोस्तों, नवाजिश करम खुशबाश।